नमस्कार, मैं आशीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशन एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्वर संधि के तीसरे नियम जिसका नाम था वृद्धि संधि, और मैंने आपको बताया था किस प्रकार हम जो वर्णों को जोड़कर वृद्धि संधि के रूप में काम करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यण संधि। यण संधि, जैसा कि इसके नाम से ही यह चीज़ स्पष्ट है, यण, इसमें सर्वप्रथम जो वर्ण हम बनाएंगे वो रहेगा य। अब वो बनेगा कैसे? तो सर्वप्रथम चलते हैं हमारी पिछली कड़ी की ओर, जिसमें हमने अ, ई, उ और री, इन चार मुख्य वर्णों पर, इनके आधार पर हमने जो संधि के इससे पहले जो नियम किए हैं उनको किया था, जिसमें हमने अ जमा अ, जब एक समान जो वर्ण होते थे उसमें हम उसे दीर्घ संधि कहते थे। तत्पश्चात जब अ से ई को जोड़ा गया, जब अ को ई से जोड़ा गया, तब वह हमारे पास में गुण संधि के रूप में आया, जिसमें हमने ए बनाया। फिर उस ए बनने के पश्चात हमने अ को उ से जोड़ा। इस प्रकार हम इन चार वर्णों के आधार पर संधि को करते गए। आज जिस आधार पर हम संधि करने जा रहे हैं वह उल्टे रूप में चलेगा। जिस प्रकार अ को हमने सभी वर्णों से जोड़ा था, क्योंकि अ के द्वारा पहले ई को जोड़ा गया, फिर उ को, फिर री को, इस प्रकार हमने अ से सभी वर्णों को जोड़ा था, जो ये चार वर्ण हमने लिखे हैं। परंतु आज हम अपने दूसरे जो हमारा दूसरा वर्ण है वह कौन सा है? ई। और तीसरा वर्ण कौन सा है? उ। और चौथा वर्ण कौन सा है? री। इनको अ से जोड़ेंगे। अर्थात पहले हम अ जमा ई करते थे इस प्रकार से। आज हम इसको उल्टे रूप में चलाएंगे, उल्टे क्रम में चलाएंगे, जिसमें ई जमा अ इस प्रकार, दूसरा उ जमा अ इस प्रकार, और अंत में हम बात करेंगे री जमा अ या आ, जिस प्रकार भी हम इसे प्रयोग में लाएंगे। तो आशा करता हूं आपने इसे समझा होगा कि यण संधि में हम क्या करने वाले हैं। यण संधि में हम अपने इन चार वर्णों के आधार पे ही, जिस प्रकार हमने पहले इन चार वर्णों के आधार पर सारी संधि की है, तीनों नियमों को किया है, आज चौथे नियम को भी इसके आधार पे ही किया जाएगा। परंतु यहाँ पर यह उल्टे क्रम में चलेगा, विपरीत दिशा में चलेगा। जैसे पहले हम अ जमा ई कर रहे थे, अ जमा उ, जिसमें अ हमारे एक मुख्य पात्र के रूप में देखा जा रहा था, परंतु इस बार अ को एक गौण पात्र के रूप में देखा जाएगा, छोटे पात्र के रूप में देखा जाएगा, और हम ई को अ से जोड़ेंगे। सर्वप्रथम जो हमारे पास स्वर रहेगा वह रहेगा ई जमा अ, उ जमा अ और री जमा अ। इस प्रकार हम इन वर्णों को जोड़ने का कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यण संधि। पहले नियम की बात करेंगे यण संधि के। आशा करता हूं आपने इस चार्ट को बनाया होगा और सीखा भी होगा। इन चार वर्णों के आधार पर आपकी जो स्वर संधि है पूर्ण रूप से चलती है। यदि आपने इसे समझ लिया तो आपके लिए संधि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि संधि को रट्टा लगाना जो हम मानते हैं ऐसा नहीं है। संधि में रट्टा नहीं लगाया जा सकता। इसे याद करने का जो तरीका है वह यही है कि इसे अच्छे रूप से समझा जा सके। तो ये शुरू करते हैं सर्वप्रथम यण संधि के पहले जो उदाहरण को। यण संधि का जो पहला उदाहरण हमारे पास में है वह है ई जमा अ। अब इसके लिए हम जो उदाहरण लेकर आ सकते हैं वह हम कह सकते हैं कि अति जमा अधिक, अति जमा अधिक। तो यह पहली उदाहरण के रूप में आप सभी के सामने है यण संधि का, जिसमें ई जमा अ बनेगा य। ई जमा अ हमारे पास में य के रूप में आएगा। तो इसीलिए किस प्रकार से आएगा? अति, इसमें से यदि स्वर को अलग किया जाए तो वह था ई, अर्थात यह छोटी ई की मात्रा, और आगे हमारे पास में है अधिक। तो इस प्रकार हमारे पास में जो हमारा नियम है ई जमा अ वो पूरा हो रहा है। ई जमा अ का जो हमारा नियम है वह आप सभी के समक्ष है। ई जमा अ बनता है य, और यहाँ पर ई जमा अ ये
जो भाग है आपसे समझते हैं कि जब एक वर्ण का विच्छेद किया जाता है, वर्ण को तोड़ा जाता है, तो इस रूप में हमारे पास में जो उत्तर दिखाई देता है हमें। तो यहाँ पर ई जमा अ हमारे पास में यहाँ पर बचा है। त को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि इसे आधा त ही कहा जाता है। त को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और ई जमा अ हमारे पास में बनकर आया है य के रूप में, और अंत में हमारे पास में बचा है धिक। तो उत्तर आप सभी के सामने है अत्यधिक। आशा करता हूं आपने समझा होगा। बहुत ही एक चमत्कार के रूप में आपके सामने यह उत्तर आया है। बड़े आसानी से हम इसे कर सकते हैं यदि हम इसे समझ लें। अब ध्यान से देखिएगा, अति जमा अधिक, नियम था ई जमा अ बनेगा य। उसी प्रकार से हमारे पास में जब हमने हमारे नियम के अनुसार अति में से ई को अलग कर लिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ये योग का जो चिन्ह है, ये जो निशान है, इसके पहले का जो स्वर होता है उसे हम अपने पास निकाल लेते हैं ताकि हम अपने नियम को पूरा कर सकें। तो हमने यहाँ से जो यह निशान था ई, इसको अलग कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास में बचा आधा त। अब आधा त बचने में हो सकता है कई लोगों को दुविधा हो कि ये आधा त किस प्रकार बचा। जिन्होंने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वे उन्हें देखें ताकि उन्हें पता चले कि ये जो आधा त है ये किस प्रकार बचता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि हर एक जो व्यंजन है वह स्वर की सहायता से चलता है। जब हम क बोलते हैं तो उसके पीछे अ की जो एक ध्वनि सुनाई देती है, इसीलिए इसे यहाँ पर आधा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पीछे जो कार्य कर रहा है वह स्वर है, ना कि व्यंजन है। तो इस प्रकार हर एक जो व्यंजन है वह स्वर की सहायता से कार्य करता है, उसके पीछे स्वर जुड़ा होता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ती की आवाज आई ती, वहां पर त को हमने अलग कर दिया और ई को अलग निकाल दिया। तो इस प्रकार ई जमा अ का हमारा जो नियम बना था वो आना था य, और य हमारे पास में अंतिम भाग जो बचा था वो था अधिक, और उत्तर बना अत्यधिक। आप इसे लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से संधि को समझिए, आप बड़े आसानी से इसको करने के योग्य हो जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे दूसरे नियम की। दूसरा नियम है ई जमा आ। अब यहां जिस प्रकार हमने ई जमा अ किया था वह बना था य, जब हमने अत्यधिक वाला जो उदाहरण अभी किया आप सभी के सामने, उसी प्रकार यहां पर ई जमा आ क्या बनेगा, या बनेगा। इसी आ का हम आ यहाँ पर ले आएंगे और या के रूप में इसका प्रयोग हम करेंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत अधिक ज़रूरी है, जब पीछे वाला जमा के पीछे वाला जो स्वर होगा वह बड़ा होगा, अर्थात वह आ या बड़ी ई इस प्रकार पाया जाएगा, तब इस वर्ण पर प्रभाव पड़ेगा। यदि यहाँ पर बड़ी ई होता और यहाँ पर अ होता तो ये य ही रहता, फिर यहाँ पर या नहीं होगा। यहाँ पर यदि ई है और यहाँ पर आ है, इसी कारण यह या हुआ है, तो पीछे वाला जो स्वर है वह बड़ा होना आवश्यक है। इसकी जो उदाहरण है वह है अति जमा आचार। बड़े ध्यान से देखिएगा, अति बचा हमारे पास में अत, और ई जमा आ, अंत पे हमारे पास में बचा चार। इन दोनों के मेल से हमारे पास में जो उत्तर आया वह आया या, और उत्तर बना अत्याचार। बड़े ही आसानी से आप संधि को कर सकते हैं यदि आप उसे इस नियम के अनुसार करते हैं, इसे वर्गों में बांटकर करते हैं कि
यहाँ से हमारा जो स्वर है और यहाँ से जो स्वर है उनको मिलाने के बाद में हमारे पास में क्या उत्तर आ सकता है, बड़ी आसानी से आप इसे करने के योग्य हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हमारे अन्य नियम की, जो है बड़ी ई जमा अ। वैसे तो मैं इस नियम के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। जैसे हम कर लें नदी जमा अर्पण, नदी जमा अर्पण। अब यहां पर यह बचा नद के रूप में, क्योंकि जो इसका स्वर है वह है ई, और यहां पर हमारे पास जो स्वर है वह है अ। मैंने आपको पिछली जो उदाहरण में भी बताया था कि यदि आगे वाला स्वर बड़ा है तो उसका प्रभाव हमारे यहाँ पर उत्तर पर नहीं पड़ेगा, यदि पीछे वाला स्वर बड़ा होता तो उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता, परंतु अभी इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, केवल य, और इस प्रकार उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में बचा यह, तो उत्तर आया नद्य, इससे बना य, नद्यार्पण। तो नद्यार्पण हमारे पास एक उत्तर के रूप में इस समय आ चुका है। ई के जो ये नियम थे, इसके अंतर्गत हमने देखा कि इसे इस प्रकार से ही किया जा सकता है। बड़े ही आसानी से आप इसे करने के योग्य हैं यदि आप इसे इस प्रकार से करते हैं। यदि आप इसे स्नैपशॉट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसकी स्नैप आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके साथ एक और जो नियम है ई के रूप में ही, वह भी हमारे पास में शेष है, जिसमें हम ई जमा आ का प्रयोग करते हैं। और जब आ का प्रयोग करेंगे तो संभवतः यहाँ पर या का प्रयोग ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास में स्वर है वह बड़ा है। तो ई जमा आ, उदाहरण के तौर पर लिखते हैं नदी जमा आगमन। जी, नदी जमा आगमन। उत्तर रहेगा नदया गमन। जी, अब यहां पर हमने सभी जो भी हमारे उदाहरण व नियम हैं उन्हें कर लिया है, जिसमें हमने ई जमा अ के जो प्रारूप को जो पूरा किया है, यहाँ पर हमने सभी यह पूरे कर लिए हैं। तो यदि आप इन उदाहरणों को लिखना चाहते हैं या इन नियमों को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ उत्तर में इसके लिख देता हूँ, यहाँ पर य आएगा और यहाँ पर या आएगा। तो ये नियम है, सर्वप्रथम हमारी यण संधि में ई का नियम है। ये ई का नियम, यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जी, अब शुरू करते हैं हमारा दूसरा नियम, जिसमें हम ई के नियम के बाद में कौन सा नियम करने वाले हैं। ई का नियम हमने यहाँ कर लिया है, ई जमा अ हम कर चुके हैं। ई के नियम के बाद में हम करेंगे उ जमा अ। दूसरे नियम की हम यहाँ बात कर रहे हैं। उ जमा अ बनता है व। बहुत ही आसान है यह। जिस प्रकार इसके उदाहरण ले लें, सु जमा अल्प। यहां पर आया उ, जिसमें से स हमारे पास में इस रूप में बचा, और अ यह नियम के रूप में आया। अंत में हमारे पास में बचा अल्प, और स हलंत अर्थात यह आधा है। यदि यह आधा है तो यह हमारे पास में इस रूप में, और यह बना व, अंत में बचा स्वल्प। तो इस प्रकार में यह हमारे पास में उत्तर रहेगा ऊ के रूप में। ऊ के बाद दूसरी उदाहरण कर लेते हैं, ऊ जमा
आ। इसमें जिस प्रकार पिछली संधि में हमने किया था, पिछले ई के नियम में हमने किया था कि आ से वह हम इसको बना देते थे या, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम इसे बना देंगे वा। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं सु आगत। बड़ा आसान यह एक शब्द है, हमारे जीवन में प्रयोग भी बहुत किया जाता है। तो उत्तर रहेगा आधा स, ऊ जमा आ बनेगा वा। यह हमारे पास अब नहीं है और यह भी नहीं है, तो अंत में बचा स्वागत। आशा करता हूँ आपने इसे समझा होगा। बहुत ही आसान एक शब्द के रूप में आप सभी के सामने यह है। इसके बाद में बात कर लेते हैं ई के नियम की। ऊ से ई का मिलना। अब ऊ से जब ई मिलेगा तो वह किस रूप में है? ऊ जमा ई बनेगा। ऊ जमा ई क्या बनेगा? ई। ऊ जमा ई बनेगा वी। उदाहरण है अनु जमा इति। अनु जमा इति उत्तर के रूप में हमारे पास में आएगा। अब यह जो नु है यह आधा न यहाँ पर हमारे पास में बचा है और यहाँ पर है व, और उत्तर रहेगा अनिवृत्ति। यह हमारे पास में एक उत्तर के रूप में आया है। इसके बाद में ये था ऊ का नियम। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। यह है ऊ का नियम। ऊ के नियम के बाद हम जो नियम करेंगे वह होगा ए का नियम। ए का जो नियम है वह बना था इसके द्वारा। यहाँ पर हम ए जो है ऊ को ए से जोड़ेंगे। इस समय यहाँ पर इस रूप में हम कार्य करेंगे। तो केवल एक ही नियम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसे भी, जिसमें ऊ जमा ए बनता है वे। जिस प्रकार का स्वर होगा, जिस प्रकार की मात्रा होगी, उसी प्रकार की मात्रा का यहाँ प्रयोग हम कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखा अनु एशियन, उसका जो उत्तर बनेगा वह बनेगा ऊ से ए। यहाँ पर जब हम जोड़ रहे हैं तो इसको हम किस रूप में अलग करेंगे? अब अनु जमा एशियन, यहाँ पर जो निशान आएगा इसके बीच में, ऊ के जाने से यहाँ पर हमारे पास में आया अन, इसी रूप में पाया गया। ए और ऊ बना वे, यहाँ पर हमारे पास में आया वे। अंत में हमारे पास में बचा क्षण, तो उत्तर रहेगा अन्वेषण। ये था ऊ और ए का नियम भी है साथ में, ऊ जमा ए का नियम। तो ऊ में ए को भी यहाँ पर जोड़ा गया है। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे री के नियम की, जो कि सबसे अंतिम नियम है हमारी यण संधि का, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं री जमा अ या आ की। तो यहाँ पर हम री को जोड़ेंगे अ से। री जमा आ के रूप में हम इसे देखेंगे और उत्तर बनेगा रा। उदाहरण के तौर पर हम कर लेते हैं पितृ जमा आज्ञा जी। इस रूप में हम इसे ले लेते हैं, पितृ जमा आज्ञा। अब यहाँ पर जब री को यहाँ से, आप सभी जानते हैं इस निशान को इस री का निशान माना जाता है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास में, इसके बदले में आएगा रा। हमारे पास में जो यहाँ पर बचा था वह बचा था पी त हलंत जमा रा और जमा ज्ञा, यह बचा।
तो हम सभी जानते हैं त और जो र, त जमा जो र है, इसको जोड़कर हमारे पास में उत्तर आता है त्र के रूप में। तो यहाँ पर हम इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ेंगे। इनको जोड़ने पर हमारे पास में जो शब्द आएगा वह आएगा त्र। त्र शब्द इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास में आया। आ हमारे पास पहले से ही था और पित्राज्ञा। तो इस प्रकार हमारे पास जो उत्तर बना वह बना पित्राज्ञा। इसके बाद में एक अंतिम नियम है जिसमें हम लरी जमा आ करेंगे। ये समझिएगा नियम। इसमें लरी जमा आ जब हम करेंगे तो यह ला बनेगा, यह ला बनेगा। उदाहरण के तौर पर लरी जमा आकृति, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। लरी जमा आ बनेगा ला, तो यहाँ पर लरी और आ रहा है तो यह बनेगा लकृति। बहुत ही आसान था ये। इस प्रकार में हमारे पास में यह है उत्तर जो निकल कर आया है। इस प्रकार हमने सभी जो भी हमारे नियम हैं, जो भी वर्ण थे, उनका प्रयोग कर लिया है। तो आशा करता हूँ आप सबने इसे बहुत अच्छे समझा होगा। हमेशा संधि को इस नियम के आधार पर कीजिए, इन 4 वर्णों के आधार पर कीजिए, आप बहुत आसानी से संधि को करने के योग्य हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप मेरे इस तरीके से बहुत अच्छे से संधि को समझ रहे होंगे। अपने और किसी भी बात को कहने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।